नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आज बुलेटिन में आपको बताएंगे कि केंद्रीय मंत्रियों के समूह की आज 14वीं अहम बैठक हुई, जिसमें कोरोना वायरस के रोकथाम को लेकर समीक्षा की गई, मूल्यांकन किया गया और इसकी अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने की। आपको ये भी बताएंगे कि जेईई और नीट के परीक्षाओं की नई तारीखों का ऐलान हो गया है, यानी कि ये खबर छात्रों के लिए बेहद अहम है। साथ ही हम जानेंगे कि राज्यों की क्या स्थिति है कोविड-19 को लेकर, जैसा कि इंटर मिनिस्ट्रियल सेंटर टीम अलग अलग जो संवेदनशील राज्य हैं वहां पर पहुंची हुई थी और इस रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल की स्थिति को चिंताजनक बताया गया है, क्योंकि वहां पर कोविड-19 से मृत्यु दर सबसे ज्यादा है इस वक्त देश में। साथ ही हम जानेंगे कि दुनिया में कोविड-19 की क्या स्थिति है और देश में भी आंकड़ों के लिहाज से कोविड-19 की क्या स्थिति है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। आइए शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। कोरोना संकट के चलते विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसे चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। इस काम को पूरा करने के लिए उड़ान सेवाओं के साथ साथ समुद्री रास्ते का इस्तेमाल भी किया जाएगा। पहले चरण में 12 देशों में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाया जाएगा और ये काम 7 मई से शुरू हो रहा है। कोरोना महामारी की वजह से दुनिया भर में उड़ान सेवाएं बंद पड़ी हैं। इस वजह से कई लोग अपने देश नहीं लौट पा रहे हैं। ऐसे में भारत ने विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने की कवायद शुरू कर दी है। भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस जलश्व, आईएनएस मगर और आईएनएस शार्दुल मालदीव और संयुक्त अरब अमीरात के लिए रवाना हो गए हैं। यूरोप, अमेरिकी और खाड़ी देशों के साथ साथ दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से भारतीयों को निकालने के लिए तकरीबन 64 उड़ानों का इस्तेमाल किया जाएगा। इस काम के लिए 15 नौसैनिक जहाज़ों का इस्तेमाल करने की भी योजना है। नज़दीक देशों से भारतीयों की वापसी के लिए जहाज़ों का इस्तेमाल होगा, जबकि अधिक दूरी वाले देशों के लिए उड़ान सेवाओं का इस्तेमाल किया जाएगा। Comprehensive plan has been drawn up to address the particular issue of those of our citizens who find themselves distressed and have been stranded in foreign countries. Total number of flights that will be operated during the first week to 64. भारतीय दूतावास और उच्चायोग ऐसे भारतीय नागरिकों की सूची तैयार कर रहे हैं जो स्वदेश लौटना चाहते हैं। हालांकि इस सुविधा के लिए यात्रियों को भुगतान करना होगा। जानकारी के मुताबिक वापसी के लिए बीमार व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और शॉर्ट टर्म वीज़ा पर फंसे लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन लोगों को भी वापस लाया जाएगा जिन्होंने कोरोना संकट के इस दौर में नौकरी खो दी है। पहले हफ्ते में लगभग 14,800 लोगों की वापसी होगी। जिन देशों से वहां फंसे हुए भारतीयों को लाया जाएगा उनमें यूएई से 2,000, सऊदी अरब से 1,000, कतर से 400, ब्रिटेन से 1,750, सिंगापुर से 1,250, मलेशिया से 1,750, अमेरिका से 2,100, फिलीपींस से 1,250, बांग्लादेश से 1,400, बहरीन से 400, कुवैत से 1,000, ओमान से 450 भारतीयों की वापसी होगी। मालदीव में फंसे कई भारतीय भी वतन वापस लौटेंगे। गंतव्य पर पहुंचकर सभी को आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्टर करना होगा। सभी की मेडिकल जांच की जाएगी। जांच के बाद संबंधित राज्य सरकार द्वारा उन्हें या तो अस्पताल में या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में 14 दिन के लिए पेमेंट बेसिस पर रखा जाएगा। 14 दिन के बाद दोबारा कोविड टेस्ट किया जाएगा और हेल्थ प्रोटोकॉल के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। निकालने के समय खास तौर पे इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि अनावश्यक रूप से लोगों को वहां से न निकाला जाए, क्योंकि रोजगार का सवाल है और जहां भी हमारे भारतीय हैं वो अच्छे तरीके से रोजगार में लगे हुए हैं। इसलिए प्राथमिकता उन लोगों को नहीं दी जा रही है जो लोग वहाँ सेटल्ड हैं, खास तौर पे नौजवानों को, और लंबे समय से जो नौकरी में है। प्राथमिकता दूसरे तरीके के लोगों को दी जा रही है जो किसी न किसी कारण से अक्षम हैं वहाँ रहने में। वापसी से पहले यात्रियों की मेडिकल स्क्रीनिंग की जाएगी। केवल एसिम्प्टोमेटिक यात्रियों को ही यात्रा की अनुमति होगी। सभी को स्वास्थ्य मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। गंतव्य पर पहुंचकर सभी को आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्टर करना होगा। सभी की मेडिकल जांच की जाएगी। इसके बाद
संबंधित राज्य सरकार द्वारा इन्हें अस्पताल या संस्थागत क्वारंटाइन में 14 दिन के लिए भुगतान के आधार पर रखा जाएगा। क्वारंटाइन अवधि के बाद दोबारा कोविड-19 का टेस्ट किया जाएगा और स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम और देश में जारी लॉकडाउन को लेकर आज केंद्रीय मंत्रियों के समूह की 14वीं बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने की और इस उच्च स्तरीय बैठक में कोविड-19 से पैदा हुई स्थिति की समीक्षा, निगरानी और मूल्यांकन किया गया। आपको बता दें कि इस बैठक में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की आगे की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि बैठक में जमीनी हालात के साथ साथ कोरोना वायरस को लेकर ताज़ा आंकड़ों को लेकर एक प्रेजेंटेशन दिया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय में हुई इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी और सीडीएस जनरल बिपिन रावत समेत कई मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। गृह मंत्रालय ने आज बताया कि देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए लोगों को निकालने का काम चल रहा है। प्रवासी मजदूरों को पहुंचाने के लिए रेलवे ने अभी तक 65 ट्रेनें चलाई हैं। 70,000 लोगों ने रेलवे की इस सेवा का उपयोग किया है और आज 13 और ट्रेनें चलने की उम्मीद है। गृह मंत्रालय ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। इसमें लॉकडाउन के दौरान दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है। एक दुकान में एक समय पर 5 से ज्यादा लोग नहीं जा सकते। सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क का इस्तेमाल और 2 गज की दूरी रखना अनिवार्य है। शादी समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। अंतिम संस्कार में भी 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। इसी तरह कार्यस्थलों में भी गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन जरूरी होगा। कार्यस्थलों पर थर्मल स्कैनिंग, हैंड वॉश, सैनिटाइजर्स और फेस मास्क पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना आवश्यक है। कार्यस्थलों पर और कंपनी परिवहन में इंचार्ज द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। काम की शिफ्टों के बीच समय का पर्याप्त अंतराल होना चाहिए और स्टाफ को अलग अलग लंच ब्रेक दिया जाना चाहिए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जा सके। सभी कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्टर करवाना संगठनों के प्रमुखों की जिम्मेदारी है। कार्यस्थलों को समय समय पर खासकर शिफ्ट्स के बीच में सैनिटाइज किया जाना भी जरूरी है। सभी कार्यस्थलों पर कोविड-19 का उपचार करने वाले निकटवर्ती अस्पतालों की सूची उपलब्ध होनी चाहिए। क्वारंटाइन के लिए भी स्थान चिन्हित करके रखना चाहिए। बड़ी बैठकें यानी फिजिकल मीटिंग्स को अवॉइड करना चाहिए। कोरोना वायरस को लेकर पश्चिम बंगाल की रिपोर्ट चिंताजनक है। इंटर मिनिस्ट्रियल सेंटर टीम के मुताबिक कोविड-19 से होने वाली मौतों के मामले में पश्चिम बंगाल की मृत्यु दर देश में सबसे अधिक 12.8% है। आईएमसीटी के सदस्य अपूर्व चंद्रा ने राज्य के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा को इस बारे में जानकारी दी है। आईएमसीटी के सदस्य अपूर्व चंद्रा ने राज्य के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा को अपनी टिप्पणी में कहा कि देश में कोविड-19 मृत्यु दर पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक 12.8% है। अपूर्व चंद्रा ने कहा कि मृत्यु दर बढ़ने से साफ जाहिर है कि राज्य में टेस्ट कम हुए हैं और कोरोना संक्रमितों की निगरानी में भी लापरवाही बरती गई है। उन्होंने कहा कि मेडिकल बुलेटिन में राज्य की ओर से बताए गए कोविड-19 के मामलों और केंद्र सरकार को दी गई जानकारी में अंतर है। अपूर्व चंद्रा के नेतृत्व में जांच टीम 2 सप्ताह शहर में बिताने के बाद राष्ट्रीय राजधानी लौट चुकी है। इस दौरान कई स्थानों का दौरा कर जांच पड़ताल की गई और रिपोर्ट बनाई गई है। केंद्र सरकार को ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। प्राथमिक रिपोर्ट से साफ है कि यहाँ कोरोना महामारी को लेकर काफी सुधार की जरूरत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने ये स्वीकार किया है कि राज्य में कोरोना वायरस की चपेट में आए लोगों की कुल संख्या 1259 है। सोमवार को आए थे, मंडे को। आज 15वां दिन है, हम लोग वापस जा रहे हैं और जितना भी संभव था हम लोगों ने यहाँ पे अलग अलग जगह गए, लोगों से मिले
और देखा, मार्केट देखा हमने, हॉस्पिटल देखे और हिल एरियाज में भी गए, यहाँ के भी अलग अलग एरियाज में गए और देख करके अब जो भी हम लोगों ने रिपोर्ट बनाई हुई है वो हम भारत सरकार को देंगे और उसके बेसिस पे भारत सरकार आगे का जो भी होगा। देश के 20 ऐसे जिले जो कोरोना संक्रमण के फैलाव के लिहाज से चुनौती बने हुए हैं, यहां स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से गठित टीमें स्थिति का जायजा लेने में जुटी हैं। साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण के रोकथाम उपायों के कार्यान्वयन में राज्यों की सहायता कर रही है। आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर केंद्र सरकार ने इन जिलों को चिन्हित किया है, जहां कोरोना की स्थिति को काबू में करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जाना बेहद जरूरी हो गया है। So the central teams have been deputed. They are in all different stages in terms of reaching there, and they're already coordinating with the respective district in terms of understanding the trajectory of that district and also to suggest them what additional steps each district should be taking in terms of management efforts. स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं और सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि पहले राज्यों की ओर से कोविड-19 केस की पुष्टि में देरी हो रही थी, जो अब समय पर होने लगी है। साथ ही राज्यों की ओर से कोविड-19 की वजह से होने वाली मौतों की रिपोर्ट में भी देरी हो रही थी। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोविड-19 से ठीक होने वालों की दर अब 27.41% हो गई है और डबलिंग रेट 12 दिन हो गई है। हमारी टोटल क्योर लोगों की संख्या बढ़कर अब 12,726 हो गई है, जिसके कारण हमारा टोटल रिकवरी रेट बढ़कर अभी 27.41 हो चुका है। टोटल 32,138 केसेज एक्टिव मेडिकल सुपरविजन में हैं। पिछले 24 घंटे में 3,900 एडिशनल केसेस कंफर्म नोट किए गए हैं, जिसके कारण हमारी कुल कंफर्म केसेस की संख्या अब बढ़कर 46,433 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में भारत में कोविड-19 के कारण हुई डेथ्स में 195 केसेस का इंक्रीज नोट किया गया है, जिसके कारण कुल डेथ्स की संख्या अब बढ़कर 1,568 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में हमने कंफर्म केसेस और डेथ्स की संख्या में अब तक का हाईएस्ट इंक्रीज नोट किया है। हम एक इन्फेक्शियस डिजीज से डील कर रहे हैं, इसलिए टाइमली रिपोर्टिंग ऑफ केसेस एंड देयर मैनेजमेंट इज वेरी क्रूशियल। कुछ राज्यों में यह गैप नोट किया गया था, जिसे आफ्टर ड्यू परसुएशन अब एड्रेस किया जा रहा है। स्टेट्स के लेवल पर यह जरूरी है कि बेस्ड ऑन केसेस रिपोर्टेड, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव केस सर्च और क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ केसेस को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जाए। जहां हम सब लोग और आइए बात कर लेते हैं देश में कोरोना वायरस की स्थिति की। तो स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोविड-19 मरीजों की संख्या बढ़कर 46,711 हो गई है और इनमें से 32,000 मामले एक्टिव हैं। पिछले 24 घंटे में 4,000 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1,000 लोग कोविड-19 से ठीक हुए हैं। अभी तक 13,160 लोग कोविड-19 से पूरी तरह से ठीक हो गए हैं, उन्हें अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है, जबकि अभी तक पूरे देश में 1,583 लोगों की कोविड-19 से मौत हो चुकी है। और आइए अब एक नजर डालें दुनिया में कोरोना वायरस की स्थिति की। तो दुनिया के 212 देश कोरोना वायरस से पीड़ित हैं। हालांकि अभी इसके रफ्तार में थोड़ी कमी आई है, लेकिन अभी तक पूरी दुनिया में अब तक 36,58,000 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं, जबकि 2,52,000 लोगों की इससे मौत हुई है। अभी तक पूरी दुनिया में 12 लाख लोग कोरोना वायरस से ठीक भी हुए हैं। अगर एक एक करके हम देशों पे नजर डालें तो सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। सबसे अधिक 12,12,000 से ज्यादा कोरोना के मामले यहां सामने आए हैं और करीब 70,000 लोगों की अमेरिका में मौत हुई है। बात करें इटली की तो करीब 2,12,000 मामले और 29,000 से ज्यादा लोगों की यहां मौत हुई है। वहीं स्पेन में अब तक करीब 2,48,000 कोरोना संक्रमण मामले यहां सामने आए हैं और 25,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। फ्रांस में 1,69,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं
और यहाँ 25,000 से ज्यादा लोगों की कोविड-19 से मौत हुई है। ब्रिटेन की बात करते हैं, यहाँ 1,90,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, वहीं 28,700 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा जर्मनी और रूस में भी 1.5 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। वक्त हो चला एक ब्रेक का, फौरन लौटेंगे ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ये रुख करते हैं अगली खबर का। एक तरफ दुनिया कोविड-19 के खिलाफ जंग लड़ रही है, तो दूसरी तरफ कुछ देश आतंकवाद के वायरस को फैलाने में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन संपर्क समूह के शिखर सम्मेलन के दौरान ये बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि आज मानवता दशकों के सबसे गंभीर संकट का सामना कर रही है। ऐसे में गुटनिरपेक्ष आंदोलन वैश्विक एकजुटता को बनाए रखने में मददगार साबित हो सकता है। कोविड-19 के खिलाफ जारी वैश्विक जंग के बीच भी कुछ लोग नफरत और हिंसा फैलाने से बाज नहीं आ रहे। सोमवार शाम हुए गुटनिरपेक्ष आंदोलन संपर्क समूह के ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकवाद, फेक न्यूज और डॉक्टर वीडियो, इन सब का इस्तेमाल समाजों और देशों को बांटने के लिए किया जा रहा है। Even as the world fights COVID-19, some people are busy spreading other deadly viruses such as terrorism, such as fake news and doctored videos to divide communities and countries. कोरोना संकट से निपटने को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि संकट के इस दौर में गुटनिरपेक्ष आंदोलन संपर्क समूह एकजुट होकर इसका मुकाबला करने में विश्व की मदद कर सकते हैं। We should develop a platform for all named countries to pool our experience, best practices, crisis management protocols, research and resources. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की सभ्यता समूचे विश्व को एक परिवार के रूप में देखती है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से निपटने के लिए भारत ने अपने निकटतम पड़ोसी देशों के साथ तालमेल को बढ़ावा दिया है और बहुत से अन्य देशों के साथ चिकित्सकीय विशेषज्ञता को साझा करने के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इजराइल के रक्षा मंत्री नफताली बेनेट ने कहा है कि इजराइल के बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने कोरोना वायरस के एंटीबॉडीज को तैयार कर लिया है। एक आधिकारिक बयान में यह दावा किया गया है कि ये एंटीबॉडी मोनोक्लोनल तरीके से कोरोना वायरस पर हमला करती है और संक्रमित व्यक्ति के शरीर के अंदर इसे खत्म कर देती है। इजराइल बहुत जल्द ही इसे पेटेंट भी करवाने वाला है। माना जा रहा है कि अगर ये टीका सफल रहता है तो ये उन संभावित दवाओं में शामिल हो जाएगा जिसे कोरोना वायरस के लिए आने वाले वक्त में टीका के तौर पे पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। एक और पूरा देश कोविड-19 के खिलाफ जंग लड़ रहा है, तो दूसरी तरफ बिहार कोविड-19 और चमकी बुखार दोनों से पैदा हुई चुनौतियों से जूझने के लिए तैयार है। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह से सतर्क है और चमकी बुखार और कोविड-19 दोनों के फैलाव को रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जो बच्चे यदि बीमार पड़ते हैं तो उनका बेहतर तरीके से इलाज किया जाए और पीएचसी के लेवल पे फिर उसके बड़े अस्पतालों में हम सब उस काम में भी लगे हुए हैं। और एईएस का एक बड़ा आईसीयू हॉस्पिटल 100 बेड का मुजफ्फरपुर के अंदर बनाना था, जो लगभग बन के तैयार हो गया। अगले 15-20 दिनों के बाद वो हॉस्पिटल काम करने लगेगा। ये रिकॉर्ड 8 महीने के समय में ये अस्पताल बन के तैयार हुआ है। जेईई और नीट परीक्षाओं की नई तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए जरूरी नीट परीक्षाएं 26 जुलाई को आयोजित की जाएंगी। वहीं इंजीनियरिंग के लिए जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन यानी जेईई मेन 18 जुलाई से 23 जुलाई तक आयोजित होंगी।
जेईई मेन की परीक्षाएं 18, 20, 21, 22 और 23 जुलाई को होगी, जबकि जेईई एडवांस्ड की परीक्षा अगस्त में होगी। जेईई और नीट परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा खुद केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने की। मानव संसाधन विकास मंत्री ने छात्रों से सीधे ऑनलाइन संवाद करते हुए इसकी जानकारी दी। रजिस्टर्ड उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किए जाएंगे और एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र, परीक्षा के लिए शहर और परीक्षा के सेशन की जानकारी होगी। एडमिट कार्ड नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से जारी किए जाएंगे। उम्मीदवार जेईई मेन के एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट nta.ac.in से डाउनलोड कर सकेंगे। देश भर में 15 लाख से अधिक छात्रों ने नीट परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया है और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेन के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के करेक्शन के लिए विंडो ओपन कर दिया है और इसके लिए उम्मीदवार फॉर्म की गलतियां सुधार सकते हैं। साथ ही अपने एग्जाम सेंटर की बदलाव भी कर सकते हैं ताकि छात्रों और उनके अभिभावकों को कम सफर करना पड़े। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा कि सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की लंबित परीक्षाओं के लिए जल्द ही तारीखों का ऐलान किया जाएगा। कि जो जेईई की जो हमारी परीक्षाएं हैं वो हमने तय किया है कि 19 जुलाई 2020 से 23 जुलाई 2020 तक ये जेईई की परीक्षाएं होंगी, क्योंकि लगभग 16-17 लाख छात्रों ने ये फॉर्म भरे हैं और वो लाखों छात्र जो 26 जुलाई को नीट की जो परीक्षा होगी उसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। संसद की लोक लेखा समिति का गठन कर दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। आपको बता दें कि वो दोबारा इस पद के लिए चुने गए हैं। इस समिति का कार्यकाल 1 मई 2020 से 30 अप्रैल 2021 तक का होगा। इस बेहद महत्वपूर्ण समिति में राज्यसभा के 7 और लोकसभा के 15 सदस्य हैं। समिति में राज्यसभा से सांसद भूपेंद्र यादव, राजीव चंद्रशेखर, नरेश गुजराल, सीएम रमेश और सुखेंदु शेखर रॉय सदस्य चुने गए हैं, जबकि 2 स्थान अभी रिक्त हैं। वहीं लोकसभा से थालिक कट्टई, राजू थेवर बालू, सुभाष चंद्र बहेरिया, अधीर रंजन चौधरी, सुधीर गुप्ता, दर्शना विक्रम जरदोश, भर्तहरि महताब, अजय मिश्रा, जगदम्बिका पाल, विष्णु दयाल राम, राहुल रमेश शेवले, राजीव रंजन सिंह, सत्यपाल सिंह, जयंत सिन्हा, बाल शौरी, बल्लभ नेनी, रामकृपाल यादव समिति के सदस्य निर्वाचित किए गए हैं। लोकलेखा समिति का काम सरकारी खर्चों के खातों की जांच करना होता है। हंदवाड़ा में शहीद हुए सीआरपीएफ के 3 जवानों को आज जम्मू कश्मीर के सीआरपीएफ हेडक्वार्टर में अंतिम विदाई दी गई। सीआरपीएफ 92 बटालियन के उच्च अधिकारियों के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारियों ने शहीद कांस्टेबल संतोष कुमार मिश्रा, शहीद कांस्टेबल अश्विनी कुमार, शहीद कांस्टेबल चंद्रशेखर को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए देश के लिए उनकी शहादत को याद किया, नमन किया। हंदवाड़ा में शहीद हुए मेजर अनुज सूद का आज पंचकुला में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। वंदे मातरम, भारत माता की जय और मेजर अनुज अमर रहे के नारों के बीच उनके तिरंगे में लिपटे पार्थिव शरीर को शमशान घाट ले जाया गया। अंतिम संस्कार से पहले उन्हें सलामी दी गई। मेजर अनुज के पिता भी सेना में रहे हैं और उनकी बहन हर्षिता भी सेना में अधिकारी हैं।
वहीं हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में शहीद हुए कर्नल आशुतोष शर्मा को राजकीय सम्मान के साथ जयपुर में अंतिम विदाई दी गई। कर्नल आशुतोष शर्मा आतंकियों के खिलाफ हंदवाड़ा में ऑपरेशन लीड कर रहे थे। शहीद कर्नल आशुतोष इससे पहले भी ऐसे कई ऑपरेशन लीड कर चुके थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और बीजेपी के सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने शहीद कर्नल शर्मा को विदाई दी और उनकी पार्थिव देह पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। गिलगिट और बाल्टिस्तान को लेकर भारत ने पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश पर भारत ने सख्त ऐतराज जताया है जिसमें गिलगिट और बाल्टिस्तान में आम चुनाव कराने की बात कही गई है। भारत ने पाकिस्तान को दो टूक में कहा है कि गिलगिट बाल्टिस्तान समेत पूरा पीओके भारत का अभिन्न अंग है, लिहाजा वहां चुनाव कराने का पाकिस्तान का कोई अधिकार नहीं है और पाकिस्तान को अपने अवैध कब्जे के तहत सभी क्षेत्रों को तुरंत खाली करना चाहिए। भारत ने पाकिस्तान के वरिष्ठ राजनयिक को आपत्ति पत्र दिया है और तथाकथित गिलगिट बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ पाकिस्तान के विरुद्ध कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान सरकार या उसकी न्यायपालिका के पास अवैध रूप से और जबरन कब्जे वाले क्षेत्रों पर कोई अधिस्थिति नहीं है। भारत इस तरह की कार्रवाइयों और जम्मू कश्मीर के भारतीय क्षेत्र में पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्रों में भौतिक परिवर्तन करने के प्रयासों को पूरी तरह से खारिज करता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ और एक ही अपील कि कोरोना वॉरियर्स का आप पूरा सहयोग करें और घरों में रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।